आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। जनरली पॉलिसी बहुत टाइप का, लेकिन दो टाइप का पॉलिसी जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड इज फिस्कल पॉलिसी। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी बाद में, आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। देखिए, फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज आता है। देखिए, फिस्कल पॉलिसी में इनकम जनरेट होता है, तो इसके अंदर क्या आएगा। पहला तो यहाँ पर क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है। सेकेंड की इनकम जनरेट होता है या रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी खर्चे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी आते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर। तो इसके अंदर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जो भी हम लोग को मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी अगर पैसे कम पड़ गए, कहीं पे ज़रूरत पड़ी, और वो जो भी लोन लेते हैं तो वो भी आता है इसके अंदर फिस्कल पॉलिसी के अंदर। तो फिस्कल पॉलिसी में तीन चीज बेसिकली आते हैं, वो है एक तो रेवेन्यू, ठीक है, सेकेंड इज एक्सपेंडिचर और थर्ड इज पब्लिक डेट। ये डेट है, ठीक है, ये क्या है, पब्लिक डेट, लोन। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर जनरली तीन चीजें आती है। एक क्या आता है, रेवेन्यू, जिससे भी गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होता है। सेकेंड इज एक्सपेंडिचर, जहां पर गवर्नमेंट खर्च करती है। और थर्ड इज पब्लिक डेट, लोन, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है, ठीक है, जब उसे जरूरत पड़ती है वो लोन लेती है। तो ये जो तीन चीजें हैं वो किसके अंदर आती है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आती है। यहां तक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव्स है फिस्कल पॉलिसी के। ये डेफिनेशन था, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तीन ऑब्जेक्टिव्स थे फिस्कल पॉलिसी का। एक तो प्राइस स्टेबिलिटी, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ और रिडक्शन। तो ये प्राइस स्टेबिलिटी क्या होता है, तो प्राइस स्टेबल कैसे रहेगा। प्राइस अगर स्टेबिलिटी करना है, प्राइस को एक जगह स्थिर करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है। देखिए, दो चीज है जो गवर्नमेंट करती है जिससे कि प्राइस स्टेबिलिटी रहता है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को कट करती है, टैक्स को कम करती है, सब्सिडी देती है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी होता है। अब कैसे होता है, देखिए, जैसे कि हम देखते हैं टैक्स का, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक मैं खुद ही रख लेती हूँ, मेरा नाम राखी है, ठीक है। तो एक इंसान है, ठीक है, उसके पास मान लीजिए कि 100 रुपीज है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, 30 रुपीज मान लीजिए हम टैक्स दे रहे हैं, 30 रुपीज का हम टैक्स दे रहे हैं। मेरे पास 70 रुपीज हो गया, ठीक है, मेरे पास कितने बचे, 70 रुपया मेरा इनकम हो गया, ठीक है, मेरा इनकम कितना हुआ, 70 रुपया हो गया। अब हम इस 70 रुपीज का क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है, डिमांड करेंगे। तो हम इसमें मान लीजिए हम 70 रुपीज में हम 2 सूट डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, 2 सूट डिमांड कर रहे हैं 70 रुपीज में। अब क्या हो जाएगा, मेरे पास कितना 100 रुपीज ही है, और मान लीजिए 100 रुपीज में अब मुझे 15 रुपीज का टैक्स देना पड़ रहा है, 15 रुपीज का टैक्स देना पड़ रहा है। तो मेरे पास कितना बचा, 85, ओके, 85 बचा, ठीक है। और अब मैं 4 सूट का डिमांड कर रही हूँ, 4 सूट का डिमांड कर रही हूँ। तो मेरा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। डिमांड क्या हो गया, मेरा बढ़ गया। जब मेरा डिमांड बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अब हम डिमांड कर रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ गया। अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन करने के लिए कौन चाहिए, लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए। तो जो लेबर है उनको काम मिल गया, ठीक है, लेबर को क्या मिल गया, काम, ठीक है, लेबर का डिमांड बढ़ गया। अब लेबर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मेरा डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो इनके जो लेबर का डिमांड बढ़ गया, लेबर भी काम कर रहे हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेबर के पास आ रहा है मनी। और फिर ये लेबर क्या कर रहे हैं, ये लेबर भी पैसे, उसके पास पैसा है तो वो भी डिमांड करेंगे, तो ऐसे फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है ये तो घूमता ही रहेगा, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए,
टैक्स क्या हुआ, टैक्स को हम कट कर दिए, टैक्स को हम कट कर दिए, या हम क्यों, सरकार कट करते, तो सरकार अगर टैक्स को कट कर देते तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। डिमांड अगर बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारे देश का बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो कि कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो इससे कितना फ़ायदा है, ठीक है, इसके फ़ायदे देखिए, टैक्स कट करने के फ़ायदे, इससे क्या होता है, प्राइस में स्टेबिलिटी। अब अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, ठीक है, हम लोग ये केस भी देखते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। देखिए अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देती है, मेरे पास मान लीजिए 100 रुपीज़ है और अब हमको मान लीजिए 50 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है, 50 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है, मेरे पास बचा सिर्फ 50 रुपये। तो पहले तो गवर्नमेंट सिर्फ 30 रुपये टैक्स लेती थी, अब 50 रुपये टैक्स लेने लगी है, तो अब क्या होगा, मेरा डिमांड घट जाएगा। मेरे पास सिर्फ 50 रुपीज़ है तो हम कितना डिमांड कर पाएंगे, तो इसमें हम मान लीजिए 1 सूट डिमांड किए, ठीक है, तो मेरा डिमांड घट गया, तो इससे क्या होगा, डिमांड घट गया, प्रोडक्शन भी घट जाएगा, लेबर लोग का भी डिमांड घट जाएगा। अगर लेबर का डिमांड घट गया, ठीक है, लेबर के पास पैसा भी नहीं आएगा और मेरा डिमांड भी घट गया है, तो इससे क्या हो जा रहा है, अगर डिमांड घट गया और लोग डिमांड अगर बहुत कम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। अगर लोग डिमांड कम करेंगे तो प्राइस बढ़ने लगेगा और क्या आ जाएगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, कंटिन्यूअसली राइज इन प्राइस। जब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे और क्या हो जाएगा इसमें कि प्राइस जब बढ़ गए तो क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं टैक्स का, लेकिन अब हम लोग देखेंगे सब्सिडी। अब सब्सिडी कैसे प्राइस को स्टेबल करती है, सब्सिडी कैसे प्राइस को एक जगह, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया तो सब्सिडी लगा के गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को स्टेबल करती है। सब्सिडी कभी कम कर देती, कभी ज़्यादा कर देती है और प्राइस को स्टेबल करती है। तो अब हम लोग देखते हैं सब्सिडी। देखिए सब्सिडी को हम लोग जानते हैं, जो गवर्नमेंट हम लोग को, मतलब कि जो भी पब्लिक है उनको सब्सिडी देती है। जैसे कि जनरली हम लोग ने सुना है कि सब्सिडी गैस सिलेंडर में मिलता है, तो देखिए गैस सिलेंडर में कितनी आता है, 1070 या 80, तो हम मान लेते हैं कि गैस सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर कितने का है, ये है 1100 का, ठीक है, 1100 का है, और इसमें क्या होता है कि गैस सिलेंडर 1100 का है आता है, ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट मान लीजिए कि 100 रुपीज़ का सब्सिडी दे रही है, 100 रुपीज़ का क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। और जब 100 का सब्सिडी देगी तो हम लोग के पॉकेट से कितना लगेगा, पब्लिक के पॉकेट से कितना लगेगा, लगेगा 1000 रुपया, ठीक है। और जो 100 रुपये जो हमारे बच गए, हम उसका क्या करेंगे, उसको हम लोग डिमांड करेंगे, हम लोग कुछ खरीदेंगे, ठीक है। तो जो 100 रुपये का हम डिमांड कर लिए, तो यहाँ पर अगर हम डिमांड कर रहे हैं, हर कोई को 100 रुपये का सब्सिडी मिलता है, तो वो 100 रुपये का डिमांड करेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा तो लेबर का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, तो लेबर को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिला, लेबर के पास भी पैसा आया, वो काम किए, पैसा आया, तो वो भी डिमांड करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। अगर हम इसका जस्ट अपोजिट केस देखते हैं, अगर कि गवर्नमेंट 100 रुपये की सब्सिडी नहीं देके गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ 50 रुपये का सब्सिडी देगी, कितने का सब्सिडी, सिर्फ 50 रुपये का देगी, तो हमारे पास कितना बचा, 1050। अब हम 1050 हुआ, तो अब हम लोग 50 रुपये अपना पॉकेट से दे रहे हैं, तो हमारे पास पैसे कम बच रहे हैं, तो हम डिमांड भी कम कर रहे हैं। जब डिमांड हम कम करेंगे
तो क्या हो जाएगा, डिमांड अगर हम कम करेंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। डिमांड हम कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लेबर लोग के पास पैसा कम आएगा, ठीक है। और जब कम पैसा आएगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, ठीक है। पैसा कम आएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड भी कम करेंगे, सब चीज कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का डिमांड भी कम होगा। इससे क्या हो जाता है, बेरोजगारी आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है। तो हम लोग जितना से ज़्यादा डिमांड करें उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्राइस स्टेबिलिटी रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, दो टूल्स है, एक तो टैक्स कट, ठीक है, एक है सब्सिडी, ठीक है। ये दोनों का यूज करके गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस में स्टेबिलिटी लाती है। जब जरूरत पड़ा प्राइस बढ़ाने का, ठीक है, तो वो प्राइस बढ़ा देगी इसके थ्रू। जब जरूरत है कि मार्केट में प्राइस घटाना है तो ये टैक्स सब्सिडी की उससे वो प्राइस को घटा देगी। तो वो अपने हिसाब से मतलब जो भी लोग हैं, ठीक है, देश में, उनके हिसाब से वो प्राइस को कट करती है, टैक्स को कट करती है, कभी सब्सिडी देती है, ठीक है, कभी ज़्यादा देती है, कभी कम देती है। तो वो अपने हिसाब से ये सब काम करती है। तो ये तो हम लोग इतना लंबा देखिए प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हमको प्राइस स्टेबिलिटी होगा, अच्छे से होगा, ठीक है, स्थिर प्राइस सही रहेगा, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक का हायर ग्रोथ होगा, हायर ग्रोथ होगा। और थर्ड ये है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। जैसे कि आप देखिए एपीएल आपको पता है, बीपीएल आप लोग को पता है, तो इस तरह से जो रिजर्वेशंस हो जाते हैं, और तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारे देश में और भी रिजर्वेशन है, एसटी, एससी, ओबीसी वगैरह वगैरह, तो ना यहाँ पर बता रहे, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनइक्वालिटी है हमारे देश में उसको कम करती है, ये सब स्कीम के द्वारा, एपीएल बीपीएल फ्री में या बहुत कम पैसों में राशन देके। तो इस तरीके से क्या करती गवर्नमेंट, क्या करती है, हमारे देश में जो इनइक्वालिटीज हैं उनको कम करती है। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थे फिस्कल पॉलिसी के, ओके। ये क्या थे, तीन ऑब्जेक्टिव्स थे फिस्कल पॉलिसी के। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब हम लोग क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जनरली इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस कुछ ही चीज़ें। एक तो है फर्स्ट इज गवर्नमेंट का रिसिप्ट, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ गवर्नमेंट का रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट्स। सेकेंड इज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। और थर्ड है डेट, ठीक है। ये तीन ही चीज है कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। मैंने शुरू में ही बताया कि इसमें कुछ नहीं, एक तो गवर्नमेंट का रिसिप्ट है, सेकेंड है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, थर्ड है डेट, ठीक है, पब्लिक डेट। यहाँ मैंने पब्लिक नहीं लिखा है। तीन कंपोनेंट्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के। अब रिसिप्ट क्या हो गया, गवर्नमेंट का इनकम, गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है, तो जो टैक्स लेती है तो वो कहाँ जाता है, वो गवर्नमेंट के इनकम में जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, रोड पे जो लोग हेलमेट नहीं लगाए, ठीक है, या फिर रूल्स को फॉलो नहीं किए, उसको क्या करती है, चालान लेती है। उससे जो इनकम जनरेट हुआ वो कहाँ जाएगा, वो गवर्नमेंट के पॉकेट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी इनकम जनरेट होता है वो क्या है, गवर्नमेंट का रिसिप्ट है, मतलब गवर्नमेंट का इनकम है। आपको इनकम समझ में आ गया। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो अगर हम एक्सपेंडिचर देखते हैं तो जैसे कि कोई जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, सीसीएल वगैरह, तो वो क्या होगा, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको मिलेगा पेंशन,
तो जो पेंशन है वो कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट अपने पॉकेट से नहीं देती, जो उनका जो इनकम आया, ठीक है, तो वो जो खर्च कर रही है वो हो जाता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है वो गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये जो पेंशन मिलता है, ठीक है, वो हो जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। और गवर्नमेंट क्या करती है? रोड बनाती है, और कहीं बिल्डिंग बनाती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, कोई हॉस्पिटल बनाती है गवर्नमेंट की। तो जो ये उनका जो खर्च है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इज पब्लिक डेप्ट, ठीक है। डेप्ट की बात कर रहे हैं तो उधार लेते हैं, ठीक है। बहुत टाइम में गवर्नमेंट को क्या हो जाता है? घाटा हो जाता है। तो जब घाटा होता है तो वो क्या करती है? उधार लेती है। तो वो जो उधार है वो किस में आता है? पब्लिक डेप्ट में। तो जनरली 3 कंपोनेंट्स है फिस्कल पॉलिसी के। फर्स्ट इज गवर्नमेंट रिसिप्ट, सेकेंड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड इज डेप्ट। आपको समझ में आ गया? गवर्नमेंट रिसिप्ट मतलब इनकम, जो इनकम जनरेट हो गया, टैक्स से हुआ, चालान से हुआ, कहीं से भी हुआ, जो इनकम जनरेट हो गया वो रिसिप्ट है। जो खर्च कर रही है वो एक्सपेंडिचर, जैसे पेंशन दे रही है या फिर रोड बना रही है तो वो उनका खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर। और पब्लिक डेप्ट मतलब जो उधार लेती है जब उसको घाटा हुआ, और वो जब पैसे लेती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक डेप्ट। तो ये 3 कंपोनेंट्स है फिस्कल पॉलिसी के, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेप्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया? देखिए, पब्लिक डेप्ट में जो भी रिसिप्ट आए, एक्सपेंडिचर आया, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? तो उसको हम लोग रखते, या गवर्नमेंट उसे कहाँ रखती है? तो जो पब्लिक डेप्ट में जो भी रिसिप्ट होंगे, एक्सपेंडिचर होगी, उसको गवर्नमेंट 3 फंड्स में रखती है, ठीक है। 3 फंड्स में बांटती है। एक है कंसोलिडेटेड फंड, सेकेंड इज कॉन्टिजेंसी फंड एंड थर्ड इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, ये आर्टिकल 266(1) में आया है कंसोलिडेटेड फंड, ओके। कॉन्टिजेंसी फंड आर्टिकल 267(1) में, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आएगा आर्टिकल 266(2) में। अब देखिए कंसोलिडेटेड फंड है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी इनकम हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी इनकम होगा वो आएगा कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। जैसे कि अगर इनकम टैक्स लगाया, ठीक है, तो उससे जो इनकम हुआ वो किस में आएगा? कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। अगर लोन दिया है तो उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर लोन वापस से रिपे हो गया तो वो इनकम आएगा कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। कस्टम ड्यूटी, ये सब सारे जो आते हैं ना, वो सारे जो भी गवर्नमेंट का इनकम है वो सारे आते हैं कंसोलिडेटेड फंड के अंदर, ठीक है। जितना भी गवर्नमेंट का इनकम है वो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आता है। और इसको बस ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 266(1) ये कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर कंसोलिडेटेड फंड आता है। तो आपको समझ में आया, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर गवर्नमेंट का इनकम आएगा, वो कहीं से भी इनकम आ सकता है, चालान से आए, टैक्स से आए, कस्टम ड्यूटी से आए, कहीं से भी इनकम आए तो वो कहाँ पे जाएगा? गवर्नमेंट के कौन से खजाने में? कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जाएगा। समझ में आया? इसके बाद जो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आया, ठीक है, ये पैसा कहाँ जाएगा? कॉन्टिजेंसी फंड के अंदर जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कॉन्टिजेंसी फंड में पहले 500 करोड़ रखा जाता था। कॉन्टिजेंसी फंड में पहले कितना रखा जाता था? 500 करोड़। लेकिन अब 30,000 करोड़ रखा जाता है कॉन्टिजेंसी फंड में। मैंने यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनहांस्ड कॉन्टिजेंसी फंड 500 करोड़ टू 30,000 करोड़। तो पहले कॉन्टिजेंसी फंड में 500 करोड़ रखा जाता था, लेकिन अब 30,000 करोड़ रखा जाता है। और कॉन्टिजेंसी फंड का यूज किस में करते हैं? नेचुरल क्लैमिटीज में, जैसे कि बाढ़ आ गया, कोई भी बाढ़ आया या फिर भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, तो जो नेचुरल क्लैमिटीज है उसमें यूज करते हैं कॉन्टिजेंसी फंड का, ठीक है। वहां पर कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, नेचुरल क्लैमिटीज आएगी
या अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा कि यहाँ का खजाना का जो पैसा है, यहाँ पर जो फंड का पैसा है, सो वहाँ पे भेजा जाएगा उनको हेल्प करने के लिए। तो ये किसके अंदर आ जाता है, कॉन्टिजेंसी फंड के लिए। मैंने लिखा है यहाँ पे इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, ये क्राइसिस के टाइम पे ही यूज होता है, ये कॉन्टिजेंसी फंड का ही यूज होता है क्राइसिस के टाइम पे। अब हम आते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आर्टिकल 2662 के अंदर आता है। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के पैसे, प्रोविडेंट फंड के पैसे, डिपॉजिट के पैसे, बैंक का सेविंग, तो इसमें जनता का पैसा है, इसमें क्या पब्लिक का पैसा है, आम लोग जो पैसे रखते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, इसको खर्च करने के लिए कभी खर्च करना हो, ठीक है, या फिर रखना हो, तो इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से पैसे रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है ये पब्लिक का ही पैसा है, ठीक है। जैसे कि बैंक में जो सेविंग हो गया, पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसे रखते हैं, ठीक है, तो जो भी सेविंग्स है, डिपॉजिट है, पीएफ है, ये सारे कहाँ आते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। आपको समझ में आ गया, कंसोलिडेटेड फंड समझ में आया, गवर्नमेंट का इनकम है, टैक्स से मिले, चालान से मिले या कहीं से मिले, वो गवर्नमेंट का पैसा है, ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। कॉन्टिजेंसी फंड में कहाँ से आता है, यहीं से पैसा आता है, कंसोलिडेटेड फंड से गवर्नमेंट को पैसा मिला, वो कॉन्टिजेंसी फंड में क्या करता है, रख देता है, कभी कोई मुसीबत आए, कभी कोई क्राइसिस आए तो यही फंड से पैसा निकाल के खर्च किया जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, कॉन्टिजेंसी फंड में पैसा को रख देता है, ठीक है। कितना रखता है आपको अभी बताए, 30,000 करोड़ रखता है, ठीक है। तो ये नेचुरल क्लैमिटी में यूज करते हैं। और लास्ट था हम लोग का पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये आम जनता का पैसा है, वो बैंक में रखे या पोस्ट ऑफिस में रखे, पीएफ में रखे, डिपॉजिट में रखे, किसी भी तरीके से वो जब चाहे तब सेव कर सकते हैं, जब चाहे तब वो निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पब्लिक, ये पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका एक क्विज देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी में हम लोग ने कितना सारा कंपोनेंट्स, उसका ऑब्जेक्टिव्स, फिस्कल पॉलिसी का डेफिनेशन, अभी तक आप लोग का एक दिमाग में बेस बन गया होगा कि फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है, फिस्कल पॉलिसी कैसे होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका एक क्विज देखते हैं। देखिए पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग का बेस इतना क्लियर हो गया है कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यूज का आए तो हम लोग एक बार में बना सकते हैं। तो हम लोग अपना माइंड का टेस्ट करते हैं छोटे छोटे क्विज को लेके। जैसे कि मैंने 2 क्विज ले रखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्विज है, आप 1 मिनट में बता सकते हैं इसका आंसर अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट, डेफिनेशन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि डेफिनेशंस में ही इसके आंसर है, मैं हिंट दे रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बेस्ट फिट विथ फिस्कल पॉलिसी, इसमें से कौन सा पेयर है जो अच्छी से फिट हो जा रहा है फिस्कल पॉलिसी के साथ। टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट, टैक्सेस ओपन मार्केट ऑपरेशन और ओपन मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो अगर हम बता रहे फिस्कल पॉलिसी में सबसे अच्छे से फिट कौन सा हो रहा है, तो मैंने शुरुआती में ही बताया कि फिस्कल पॉलिसी मतलब बस 2 चीज, एक तो टैक्स लगाता है, दूसरा की खर्च करता है, ठीक है। 2 ही चीजें, एक तो टैक्स लगाना, ठीक है, टैक्स कट करना। फिस्कल पॉलिसी में 2 ही चीज है, एक तो पैसा आएगा, ठीक है, रिसिप्ट आएगा, दूसरा हम लोग खर्च करते हैं और तीसरा जो हम उधार लेते हैं। 3 ही कंपोनेंट्स थे फिस्कल पॉलिसी के। कौन कौन से थे, एक गवर्नमेंट का रिसिप्ट, एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और थर्ड इज पब्लिक डेब्ट। तो इसमें अगर पेयर पूछा जाए तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट, टैक्स, ओपन मार्केट, ये सब का तो कोई रिश्ता ही नहीं है फिस्कल पॉलिसी से। फिस्कल पॉलिसी मतलब बस 3 कंपोनेंट मैंने बताया, एक पैसा इनकम जनरेट होना, एक खर्च होना और तीसरा पब्लिक का डेब्ट। तो यहाँ पे 2 ही चीज इसका आंसर होगा, एक टैक्स, इससे इनकम आएगा, गवर्नमेंट खर्च करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो आंसर होगा 1,
इससे टैक्स से क्या है, इनकम जनरेट हुआ, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब कि खर्च की एक्सपेंडिचर। तो आंसर बेस्ट फिट क्या हो रहा है, टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आंसर क्या हो जा रहा है हमारा, आंसर इज ए, आंसर इज ए। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है, हु यूजेस फिस्कल पॉलिसी। तो मैं इतनी बार यूज कर रही हूं कि कौन यूज करता है, गवर्नमेंट यूज करता है या पब्लिक यूज करता है, मैं कितनी बार बता रही हूँ। तो आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, सेकेंड वाले क्विज का आंसर, कि कौन यूज करता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसका कंपोनेंट है, कौन इस्तेमाल करता है। ठीक है, मैं हिंट दे, कोई इंसान इस्तेमाल करता है या कोई गवर्नमेंट इस्तेमाल करता है, कौन यूज करता है फिस्कल पॉलिसी। तो आप इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग मिलते हैं, अभी मैं 1 घंटे मतलब मॉर्निंग में मैं डेली क्विज डालती हूँ। ठीक है, तो आप उस क्विज को देखिए। अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में। अगर आपको होल फिस्कल पॉलिसी अगर समझ में आया, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को फिस्कल पॉलिसी चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको लगे प्रॉब्लम हो कहीं पर भी, तो आप बिना हेजिटेशन के मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।